नमस्कार बच्चों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन, इसका क्षेत्र और कार्य क्या है। देखिए, व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत उन समस्त कार्यों को शामिल कर लिया जाता है जो व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जो हमारा आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो कमर्शियल एज है, आधुनिक वाणिज्यिक युग है, जो इसमें जैसे जैसे व्यावसायिक जटिलताएं यानी कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई हैं, वैसे वैसे व्यवसाय का क्षेत्र भी बढ़ता गया है। आधुनिक व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाओं को शामिल किया है। उसमें पहली क्रिया है वित्तीय क्रिया। देखिए, वित्त यानी कि धन प्रत्येक व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त का महत्व है, ऐसे ही व्यवसाय में वित्त का यानी कि फाइनेंस का महत्व है। व्यवसाय की सफलता में पूंजी की व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होनी आवश्यक है। अगर पैसा नहीं है पर्याप्त, तो काम नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है व्यवसाय की, जो इसका क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र है, वित्त संबंधी क्रियाएं। तो इसको वित्त का जो है व्यवस्था करना संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस कार्य के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में वित्त विभाग की स्थापना की जाती है। वो व्यवसाय की पूंजी की आवश्यकता कितनी है उसका अनुमान लगाता है। फिर विभिन्न साधन और स्रोत जहाँ से वो पूंजी की व्यवस्था करेगा उसकी योजना बनाता है। पूंजी की अधिकता यानी कि अति पूंजीकरण, यानी कि पूंजी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, या पूंजी की न्यूनता यानी कि अगर पूंजी कम हो जाए तो दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं होती हैं। अगर पूंजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ब्याज का नुकसान होगा। अगर पूंजी बहुत कम हो जाएगी तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, हो नहीं पाएंगे। तो कुशल वित्त प्रबंधक जो होगा वो अपने अनुभव और दूरदर्शिता से पूंजी की उचित व्यवस्था करता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। दूसरा जो संगठन का कार्य होता है वो होता है क्रय संबंधी क्रियाएं। देखिए, आप कोई भी वस्तु बनाना चाहें या बेचना चाहें, आपको पहले उसे खरीदना पड़ेगा। अगर बनाना चाहते हैं तो कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, अगर आप खाली खरीद के बेचना चाहते हैं तो निर्मित माल खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए विनिर्माण या व्यापार दोनों प्रकार को योग्य व्यक्तियों के अधीन क्रय विभाग खोला जाता है। योग्य व्यक्तियों के अधीन मतलब कोई एक परचेज मैनेजर होगा जो उसे आप योग्य व्यक्ति के तौर पे ये जिम्मेदारी देंगे कि वो क्रय विभाग को संभाले। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होगा क्रय विभाग का, कि कम से कम कीमतों पे उचित मात्रा में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उचित समय पर, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर से कम पूंजी लगा करके क्रय करते रहना, ये क्रय संबंधी क्रियाएं हैं। फिर उसके बाद में उत्पादन की बात आती है तो विनिर्माण क्रियाएं आएंगी। विनिर्माण क्रियाओं से तात्पर्य होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन। देखिए, कच्चे माल को उसका रूप बदल करके उसका अधिक उपयोगी बनाया जाना ही विनिर्माण कहलाता है। ठीक है। और इसकी सफलता उपयोगी इसकी सफलता सहयोगी क्रियाओं जैसे कच्चे माल की पूर्ति, बिजली व शक्ति का प्रबंध, कुशल श्रमिकों की व्यवस्था आदि की कुशलता पर निर्भर करती है। इन सहयोगी क्रियाओं की कुशलता व्यक्तिगत संगठन पर भी निर्भर करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो कच्चा माल है वो उसकी पूर्ति समय पर हो जाए, बिजली शक्ति ये सब भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहे, श्रमिक कुशल हों, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो संगठन का ये कार्य है विनिर्माण का, ये सही से हो सकेगा। ये एक बात समझ लीजिए कि वैज्ञानिक आधार पर अगर स्थापित किया गया हो, संगठित किया गया और संचालित हो रहा हो विनिर्माण संस्था यानी कि कारखाना, तो इससे उत्पादन की बड़ी योजना बनाने और उत्पादन पर नियंत्रण रखने में जो उत्पादन नियोजन और नियंत्रण विभाग होता है, इसका बड़ा योगदान होता है। ये अलग से बना लिया था, ये बड़ी कंपनियों में होता है। ठीक है। तो नियोजन के आधुनिक युग में इस विभाग का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनियों में ये विभाग अलग से भले ना हो, लेकिन विनिर्माण की क्रियाएँ ज़रूर हो रही होंगी और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा, इस नाम से भले ना हो। छोटे लेवल पे होगा तो उसको केवल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। फिर इंजीनियरिंग क्रियाएँ आती हैं। आप देखिए, समझ लीजिए ज़रा, आपको कोई भी संस्था है उसमें अगर आपको सही से उत्पादन करना है तो अलग से आपको उत्पादन इकाइयों में पृथक इंजीनियरिंग विभाग पहले नहीं होता था, लेकिन अब जब से श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू हुआ है, तब से मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में इस तरह की इंजीनियरिंग क्रियाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने लगा है। और इसीलिए एक अलग से इंजीनियरिंग विभाग बनाया जाता है जिसके उत्पादन
डिज़ाइनिंग अलग होगा, प्रोडक्शन डिज़ाइन इसे बोलेंगे। दूसरा प्लांट इंजीनियरिंग, यानी कि प्लांट कैसे स्थापित करेंगे, उनकी संख्या, उनका आकार वगैरह कैसा होगा, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। माल बन गया तो उसके बाद में उसके विक्रय की समस्या आती है, तो उसके लिए सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं जो संगठन संपन्न करता है। इसके लिए एक सेलिंग डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य होगा प्रचार, विज्ञापन और विक्रय कला, इनके माध्यम से अपनी बनाई गई वस्तुएं लोगों तक पहुंचाना। कर्मचारियों संबंधी क्रियाएं, देखिए ये सारे काम करते तो कर्मचारी ही हैं, तो उनकी भर्ती, उनकी कितनी पारिश्रमिक यानी सैलरी या मजदूरी होगी, उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना और उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाना, ये सारा कर्मचारी संबंधी क्रियाओं में आता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका हिसाब रखने की आवश्यकता होती है, ये काम करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब लिखता है सबसे पहले, फिर उनका वर्गीकरण यानी कि लेजर बनाएगा, उनका विश्लेषण करेगा और बाद में व्यापारी को लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाना, लागत खाता बनाना, बजट का नियंत्रण करना, अंकेक्षण वगैरह करना, ये सारे के सारे कार्य अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, तो ये कुछ आपने पढ़ लिए। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कार्यालय को देखना होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के पत्रों को प्राप्त करना, उनको ढेर सारी फाइलों में इस तरह से रखना कि आवश्यकता पड़ने पे वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो कुल मिलाकर के पत्र व्यवहार, सूचनाएं इकट्ठा करना, फाइलिंग, समय श्रम बचाने वाले यंत्र, ये सब कार्यालय संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान में रखे जाते हैं। तो ये तो हो गया व्यावसायिक संगठन का क्षेत्र। फिर बात आती है व्यावसायिक संगठन की प्रकृति कैसी है, ये विज्ञान है या कला। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान वह होता है जो कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से संबंधित है, जो तथ्यों के कारणों और परिणामों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है और इसी का अध्ययन होता है विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण करना होता है। उसके बाद कुछ नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन हो जाता है। अब बात करें अगर व्यावसायिक संगठन की, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि व्यावसायिक संगठन जो भी होंगे वह भी एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसके पास संबंधित क्रियाओं संबंधी व्यवस्थित ज्ञान का भंडार है और इसके पास भी अपने व्यवस्थित क्रमबद्ध सिद्धांत हैं, कारण परिणाम के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। अनेक विद्वानों ने प्रयोग और अनुभव के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध, विवेकीकरण, विज्ञापन, श्रम विभाजन आदि संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो जैसे कि हमारे प्योर साइंसेज हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, ये विज्ञान उनकी तरह प्योर साइंस तो नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन साइंस है, लेकिन सामान्य विज्ञानों की तरह इसमें भी ढेर सारे सिद्धांत हैं और कारण और परिणाम सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। तो इस तरह से इसको विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन व्यावसायिक संगठन को कला भी माना जाता है। कला क्या होती है पहले ये जानें। दरअसल कला जो होती है वो होती है ज्ञान की वह शाखा जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय बताती है। ठीक है, तो विज्ञान दरअसल ज्ञान है और कला उसका व्यवहार यानी कि उसकी प्रैक्टिस है। कोई भी कला हो वो अभ्यास यानी प्रैक्टिस से बेहतर होती है। तो संगठन भी एक कला है। संगठन का कार्य वह व्यक्ति उतना ही बेहतर कर पाता है जिसने उसको करने का जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा। तो इस तरह से इसे कला कहा जा सकता है। तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय, कौन सी विधियाँ, कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए, ये जो है ये भी जो है व्यावसायिक संगठन से पता चलता है। तो जो व्यवसायी व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों का व्यवहार में पालन करते हुए अपने अनुभव, व्यापार चातुर्य, व्यावहारिक कुशलता और सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे दरअसल अपने आप में एक कलाकार हैं। तो इसको व्यावसायिक संगठन को एक कला कहा जाएगा। ये समझ लीजिएगा ज़रा कि जो विधियाँ, जो नियम हैं, ये थ्योरी रूप में विज्ञान है, लेकिन जब इनका व्यवहार में प्रयोग लाया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो इसी को हम कला बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि व्यावसायिक संगठन न्यूनतम लागत पर उत्तम और अधिकतम उत्पादन करने के उपाय सुझाता है। इस रूप में यह एक कला है। ठीक है, तो क्या ये विज्ञान और कला दोनों है? तो बिल्कुल सही बात है कि यही निष्कर्ष है कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान और कला दोनों है। व्यावसायिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन जब किया जाता है तब यह विज्ञान हो जाता है। जब उसी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाया जाता है तो यह कला हो जाता है। इस दृष्टि से व्यावसायिक संगठन, विज्ञान और कला, इसमें दोनों की विशेषताएं
विद्यमान है, यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि व्यावसायिक संगठन एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। इसे इसीलिए आप सोशल साइंस या ह्यूमन साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे नॉर्मेटिव साइंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन साइंस इसलिए क्योंकि ये मानवीय क्रियाओं से संबंधित है, और प्योर साइंसेस से अलग मनुष्य के आचरण पर यह निर्भर करती है। मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, अतः इसे प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये बात संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि परिवर्तनशील मानव व्यवहार पर ये आधारित होते हैं। तो इनके सिद्धांत उतने निश्चित और सर्वव्यापी यूनिवर्सल नहीं होते हैं जितने कि भौतिकी या रसायन शास्त्र के होते हैं, लेकिन फिर भी इसे एक क्रियात्मक सामाजिक विज्ञान, प्रैक्टिकल सोशल साइंस की संज्ञा दी जा सकती है। व्यावसायिक संगठन के क्या महत्व और लाभ हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जो भी टॉपिक्स अभी डिस्कस किए गए हैं, आप सभी को इनके नोट्स बनाने हैं। आज का यही